दोस्तों, आई होप आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो देख लिया होगा। ये जो इतना भीड़ भाड़ चल रहा है और इतनी ज़्यादा शोर चल रहा है, ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक बरेली जंक्शन से है और बरेली रेलवे स्टेशन से ये वीडियो निकल के आया है, जहां पे एक टिकट कलेक्टर टीटीई जो है एक आर्मी ऑफिसर को चलते हुए ट्रेन से धक्का दे देता है और उसके पैर जो हैं कट जाते हैं। तो ये जो इंसिडेंस है बहुत ही मतलब ब्रूटली इंसिडेंस हुआ है। उत्तर प्रदेश आर्मी मैन लूजेस लेग आफ्टर एंग्री टीटीई एलिगली पुशेस हिम अंडर द ट्रेन इन बरेली। तो देखिए, जब एक आर्मी ऑफिसर अपने घर से निकलता है और ड्यूटी में जाता है तो वो ये सोचता है कि मैं कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी सिटीजन्स के ऊपर तो वो मैं अपने ऊपर ले लूंगा। लेकिन जब अगर ऐसी प्रॉब्लम उसी के ऊपर आ जाए तो क्या होगा, कौन जिम्मेदार होगा और कौन संभालेगा। ये जो केस है, जो केस निकल के आया है, ये केस से सोनू कुमार सिंह जो है एक आर्मी ऑफिसर हैं जो 29 साल और 29 ईयर ओल्ड हैं, राजपूताना राइफल से ये बिलोंग करते हैं। ये एक्चुअली जा रहे थे अपनी ड्यूटी अटेंड करने राजपूताना राइफल की तरफ, दिल्ली जा रहे थे। सबसे पहले दिल्ली जा रहे थे तो वहां पे उन्होंने ट्रेन पकड़ी बरेली रेलवे स्टेशन से। तो कुछ भी ऐसी कुछ बात हुई टीटी से, तो बातचीत में क्या किया, टीटी ने वहां पे चलती हुई ट्रेन से धक्का दे दिया और धक्का देने के बाद इनका क्या क्या हुआ, पैर एक कट गया, है ना। मैं आपको बता दूं, ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, 24 राजपूताना राइफल से बिलोंग करते हैं सोनू कुमार सिंह जी जो है इनका नाम है। इन्होंने दोनों लेग अपने खो दिए हैं। एक जो पैर था उनका तुरंत का तुरंत वहीं पे कट गया था और दूसरा जो पैर है सर्जरी के माध्यम से हटाया गया, क्योंकि ब्लड जो है ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो गई थी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आ सकती थी। अभी इनका जो ट्रीटमेंट है ये चल रहा है, मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये राजधानी एक्सप्रेस से ट्रेवल करने जा रहे थे, है ना। बरेली रेलवे स्टेशन में इनको ये जो है टीटी ने धक्का दे दिया। तो अब ये क्या मामला है, ये जनरली इंसिडेंट टुक प्लेस हुआ था 9:30 बजे सुबह इंसिडेंट हुआ था डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 20503 के अंदर, है ना। मैं आपको बता दूं कि टीटी का पहले तो ड्यूटी क्या होती, एक टीटी जो होता है उसकी क्या ड्यूटी होती है, उसकी ड्यूटी सिर्फ टिकट को कलेक्ट करना ही ड्यूटी नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ा जो ड्यूटी होती है, सबसे बड़ी ड्यूटी जो अगर किसी टिकट कलेक्टर की होती है और वहां पे काम कर रहे कर्मचारियों की, ये होती है कि पैसेंजर की सेफ्टी, है ना। द पैसेंजर सेफ्टी इज द प्राइम कंसर्न। हमारा सबसे पहला जो कंसर्न होना चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो है कि किसी भी पर्सन की सेफ्टी, जो हमारे पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं उनकी सेफ्टी, है ना। फिर बाद में सारी चीजें आती हैं, लेकिन उसी चीज को यहाँ पे ध्यान नहीं रखा गया है। ठीक है, ये जो इंसिडेंट्स है ये किसी के साथ भी हो सकता था। यहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर, जब एक आर्मी ऑफिसर के साथ ये चीजें हो सकती हैं तो आप सोचिए कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ, नॉर्मल जो ह्यूमन है, जो सिटीजन है, उनके साथ क्या होगा, उनके साथ किस तरीके से चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ चीजें मैं जैसे बताता हूं कि रेलवे एक्ट 1989 के तहत जो अगर कोई अनऑथराइज पर्सन है ना, जो घुस रहा है ट्रेन के अंदर, उसको ऑथराइज नहीं है या उसके पास टिकट नहीं है, जो भी है, तो ये किसका काम होता है, उसको रिमूव करने का काम जो होता है जीआरपी, जो रेलवे पुलिस है ना, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, और आरपीएफ जो है उनका काम होता है। तो जो टीटी है वो इनके असिस्टेंस ले सकते हैं, उनके असिस्टेंस से उन्हें रिमूव करवाया जा सकता है प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं कि टीटी जाके वो उसको किसी को भी ट्रेन से धक्का दे दिए, गिर जाए बेचारा, मर जाए, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। तो ये सारी चीजें बहुत ही गलत है, बहुत नेगेटिव चीज जो है प्रोट्रायल कर रही है ना। अभी मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही दुखद सी सूचना है। अब देखिए क्या होता है, इनकी हालत कब तक ठीक होती है, कैसा क्या होता है ना। लेकिन एक छोटी सी न्यूज इसके साथ साथ मैं और डिस्कस करना चाहूंगा कि जो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, एनसीआरबी दैट मीन्स नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ऑन रेलवे इंसिडेंट्स, तो रेलवे जो इंसिडेंट्स है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गए हैं। तो रेलवे इंसिडेंट्स के ऊपर एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है, अक्रॉस द कंट्री शो करती है कि महाराष्ट्र रैंक द फर्स्ट एंड उत्तर प्रदेश सेकंड। तो महाराष्ट्र जो है पहले नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, महाराष्ट्र आता है, और सेकंड नंबर पे कौन आता है, यूपी आता है। कैसे, केसेस के ऊपर, जो भी इस तरीके से केसेस होते हैं, एक्सीडेंट्स के केसेस होते हैं उसमें, और डेथ के केसेस, दोनों में ही ये पहले और दूसरे नंबर पे है ना। मोर देन 1300 ओके, मोर देन 13,000 ट्रेन एक्सीडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। हर साल लगभग 13,000 केसेस निकल के आते हैं, 13,000 केसेस देखने को मिलते हैं ट्रेन के एक्सीडेंट्स, जिसमें से 1200 रेलवे पैसेंजर की जो होती है डेथ हो जाती है। लास्ट ईयर का रिपोर्ट है, लास्ट ईयर का डेटा है ना, जो कि एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने निकाला है। तो ये डेटा को आप अपने आंसर राइटिंग यूपीएससी के अंदर मेंशन कर सकते हैं, है ना।
साथ ही साथ लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स बताते हैं एन एवरेज 32 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ एवरी डे इन देयर एक्सीडेंट इन 2020। 2020 के अंदर लगभग हर दिन 32 पीपल 32 लोग जो हैं अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से। ठीक है। रिपोर्ट ऑल्सो बताती है कि 8,400 और अबाउट 70% ऑफ दीज रेलवे एक्सीडेंट लास्ट ईयर टुक प्लेस एज आइदर पैसेंजर फेल ऑफ, या तो ये जो 70% इनमें से जो एक्सीडेंट होते हैं वो तो इस वजह से होते हैं कि या तो पैसेंजर ट्रेन से गिर जाते हैं, है ना, या तो दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा वो ट्रेन चलते हुए ट्रेन के सामने आ जाते हैं। तो ये दो केसेस जो है 70% केस को देखता है, मतलब इन्हीं की वजह से होता है। तो हमें कुछ ऐसा लेके आना चाहिए और कुछ ऐसी चीजें, रूल्स रेगुलेशन, ये सारी चीजें लेके आनी चाहिए जिसके तहत हम इन सेफ्टी मेजर्स लेके आना चाहिए, जिसके तहत हम इन सारे एक्सीडेंट्स को रोक सकें, है ना। ये बहुत ही अनएथिकल सा कंडक्ट हुआ है टीटी के द्वारा, और देखिए आगे होता क्या है, क्या क्या चीजें निकल के आती हैं इसमें, और मुझे बड़ा ही दुख हुआ इन सारी चीज़ों को सुनते हुए, देखते हुए, है ना। चलिए आज अब हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टुडे इज 19 November 2022 and we are going to discuss the Hindu newspaper analysis, and welcome back to Ediverse News Analysis. The first article which we are going to discuss is related to some countries support terror as a policy. मोदी जी यहाँ पे कहते हैं कि जो कुछ कंट्रीज हैं वो टेरर फंडिंग को जो है सपोर्ट करती हैं। इस पूरे आर्टिकल को बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिफोर दैट एक छोटी सी चीज आप लोगों के साथ में साझा करना चाहूंगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप इस लेक्चर की पीडीएफ और भी सारे स्टडी मटेरियल्स मैं आपके साथ वहां पे शेयर करता रहता हूं, तो प्लीज जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। फॉर ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको वहां से किसी भी वजह से आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो सिंपली टेलीग्राम में जाकर आपको एडिवर्स न्यूज एनालिसिस सर्च करना है और आपको हमारा चैनल दिख जाएगा और आपको वहां पे ये सिंबल दिखेगा, वहां पे जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इंस्टाग्राम या फिर किसी भी सोशल मीडिया ऐप में हैं तो वहां पे आप हमारे पेजेस को फॉलो कर सकते हैं, ediverse_news_analysis ये हमारा पेज है। इस पेज को आपको फॉलो करना है, एडिवर्स न्यूज एनालिसिस को। यहाँ पे हम डेली बेसिस में कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट जो पूरे दिन के अंदर चलता रहता है उस टॉपिक को पोस्ट करते रहते हैं, जिससे शाम को आप लोग थक वगैरह जाते हैं पूरा दिन पढ़ के। तो अब एक बार क्या कीजिए, एक बार जैसे इंस्टाग्राम अगर आप चला रहे हैं सोशल मीडिया तो उसको भी पॉजिटिव वे में लीजिए, है ना। तो ये पॉजिटिव यूज ऑफ सोशल मीडिया है। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि रील्स वगैरह देखते हैं, फालतू चीजें देखने लग जाते हैं, उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो वो ना करते हुए आप क्या करिए कि आप इस तरीके से सोशल मीडिया भी चलाइए, साथ ही साथ न्यूज वगैरह भी अगर सामने आ गए तो एक बार रीड कर लीजिए थोड़ा सा हल्का हल्का। तो उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज ही इनहेंस होगी। यहाँ पे हम थोड़े दिन में क्यूज वगैरह भी स्टार्ट करेंगे तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसलिए इसको जरूर से फॉलो कीजिए, एडिवर्स न्यूज एनालिसिस को। साथ ही अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज के अंदर अंडरस्कोर प्रकाश द्विवेदी अंडरस्कोर के नाम से मेरी आईडी है ना। आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और आप मुझसे कोई भी क्वेरीज, आपकी कोई भी डाउट्स एग्जाम रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड या पर्सनल इश्यूज वगैरह भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो हमारा पहला आर्टिकल है जिसे सम कंट्रीज सपोर्ट टेरर ऐसा पॉलिसी, मोदी जी यहाँ पे कहते हैं। अब ये मोदी जी जो है कहाँ पे कह रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज के मतलब यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म को रिलेटेड एक चीजें हुई थी। क्या हुआ था ये आपको समझना है। एक कॉन्फ्रेंस है ना, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टेरर फाइनेंसिंग फ्राइडे को हुआ था, मतलब कल ही हुआ था, है ना। और फ्राइडे को ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मोदी जी क्या कह रहे हैं, मोदी जी कहते हैं कि स्टेट सपोर्ट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल सोर्स ऑफ टेरर ग्रुप। अब देखिए, जब कभी भी इस तरीके से एक ऐसी स्टेटमेंट निकल के आती है जो कि बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम से रिलेवेंट हो जाती है। कैसे रिलेवेंट हो जाती है, सपोज आपको कोई क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर और वहां पर पूछा जाता है कि क्या क्या तरीके हैं, टेरर फंडिंग किस तरीके से होती है, टेरर फंडिंग के पॉइंट्स आपको लिखना है ना। तो टेरर फंडिंग में आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल गया। कौन सा पॉइंट, देखिए हर आर्टिकल से हर एक दिन अगर आप एक एक पॉइंट भी जोड़ते रहेंगे ना तो वही आपके आंसर को क्या कर देगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों बना देगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमारे आंसर को क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव बनाना है। तो आप यहां पे देखेंगे ऐसा रीसेंट स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टेरर। ये कहते हैं टेरर फंडिंग जो है सम स्टेट सपोर्ट, कुछ स्टेट जो है टेरर फंडिंग को भी सपोर्ट करते हैं। उन्होंने डायरेक्टली स्टेट्स का नाम नहीं लिया, पर यहां पे मेंशन किया कि जो कुछ स्टेट्स हैं वो भी टेरर फंडिंग को सपोर्ट करते हैं। तो आप इस पॉइंट्स को अपने आंसर में लिख सकते हैं। वहीं अमित शाह जी ने क्या बोला, अमित शाह जी ने बोलते हैं कि अलकायदा आईएस जो है, आईएस और अलकायदा इज अ मेजर
challenges. Growing influence of Al Qaeda and IS have emerged as a major security challenge after 2021, है ना. होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये कहा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टेरर फाइनेंसिंग विदाउट मेंशनिंग द तालिबान टेक ओवर. तो तालिबान जो टेक ओवर किया है उसको एक तरीके से वो पाकिस्तान को वो करते हुए इस चीज को कहा, लेकिन उनको मेंशन नहीं किया. यही एक क्वालिटी होती है एक अच्छे लीडर की, कि चीजों को अपने बोल भी दे और किसी को पता भी नहीं चले कि किसके बारे में बोला है, कैसे क्या है ना. चलिए नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू पेपर नंबर 2. जीएस पेपर 2 से रिलेटेड यह आर्टिकल है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ड्राफ्ट डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल टेबल फॉर कमेंट्स. अभी क्या हो रहा है कि डिजिटल डेटा जो प्रोटेक्शन बिल है उसको टेबल कर दिया गया है कमेंट्स के लिए, कि आप लोग जाके वहां पे अपनी राय दे सकते हैं. आप लोग जाके वहां पे बता सकते हैं कि आपको ये बिल कैसा लगा और इस बिल के अंदर क्या क्या चीजें सही होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए. आप ये सारी चीजें बता सकते हैं, है ना. तो आप लोग भी बिल्कुल जरूर से जाइएगा और इसको बताइएगा. इस जो बिल का जो ड्राफ्ट है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस बिल के अंदर ऐड किए गए हैं और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस बिल के अंदर से रिमूव किए गए हैं, है ना. तो सारी चीजें देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो चलिए मूव करते हैं आगे और इस बिल के बारे में मैं आपको सारी चीजें बताता हूं. देखिए जो ये हमारे हैं रेलवे मिनिस्टर, और आप इन्हें कह सकते हैं कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर भी हैं, ये अश्विनी वैष्णव जी हैं. तो इनकी पिक्चर आप लोगों के सामने, जैसे कि मैंने बताया था कि हर दिन मैं कुछ ना कुछ जो भी पर्सन न्यूज में है कुछ भी ऐसा रिलेटेड है तो मैं उनकी पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. तो उससे क्या होगा कि जनरली आप लोग क्या होता है कि दिन भर तो न्यूज देखते नहीं है ना, आप लोग पढ़ाई में बिजी रहते हैं. तो आप क्या होगा कि अगर पिक्चर्स देख पाएंगे तो आप थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा आपको कि हाँ ये मिनिस्टर है, हाँ ये इसरो के चेयरमैन है, नाम भी याद हो जाएगा और साथ में आप पिक्चर भी पहचानने भी लग जाएंगे, है ना. तो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना. चलिए बात करते हैं हम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 has now been released by the Ministry of Electronics and IT. एंड गवर्नमेंट इज नाउ आस्किंग द पब्लिक कमेंट. गवर्नमेंट ने पब्लिक कमेंट्स पूछा है, कंसल्टेशन पूछा है ऑन द बिल. क्या आप बिल के अंदर क्या क्या चीजें हैं बता सकते हैं. उन्होंने बोला है कि द बिल सपोज टू आउटलाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज. देखिए साथ साथ राइट्स भी दिए गए हैं और कुछ ड्यूटीज भी बताई गई हैं. दोनों पॉइंट्स को याद रखना है, राइट प्लस ड्यूटीज का कॉम्बिनेशन है ये, है ना. और डिजिटल नागरिक, हम सब क्या है एक तरीके से जो भी आप अगर इस लेक्चर को कंज्यूम कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर ऑल्सो एन डिजिटल नागरिक. Okay, if I am providing you this lecture then I am also a digital नागरिक. अगर आप किसी भी तरीके से डिजिटली एक्टिव हैं तो आप क्या हैं, एक डिजिटल नागरिक हैं. इसलिए सिटीजन while laying the process of the rules for the data collection when it comes to the companies. तो जो भी कंपनीज वगैरह वो सब हम यहाँ पे देखेंगे. इसके अंदर 7 प्रिंसिपल की बात की गई है. इन 7 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं एक एक करके हम इसमें बात करेंगे, है ना. ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो है आपको मैं कह दूं कि प्रिंसिपल है. जैसे कि पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, द फर्स्ट प्रिंसिपल सेज दैट यूजेस ऑफ द पर्सनल डेटा बाय द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डन इन अ मैनर दैट इज लॉफुल, फेयर टू द इंडिविजुअल कंसर्न एंड ट्रांसपेरेंट टू इंडिविजुअल. यहां पे ये बोला गया है कि जो पहला प्रिंसिपल याद रखना, ये सारे 7 के 7 प्रिंसिपल आपको याद कर लेना है. यही मैं आपको याद करवा दूंगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कल कोई बिल निकल के आता है फिर हम डिस्कस कर लेंगे, एक्ट बनेगा फिर डिस्कस करेंगे. तो ये 3 प्रोसेस में आपको इतना अच्छे से याद हो जाएगा कि पेपर के अंदर आ जाएगा तो आप ब्लाइंडली बता देंगे, आंख बंद करके बता देंगे, है ना. सोते रहेंगे, आपसे कोई पूछेगा भैया डेटा प्रोटेक्शन बिल के पॉइंट्स बताइए तो आप फटाफट 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 बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, है ना. क्या है, यूजेस ऑफ पर्सनल डेटा बाय ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डन इन मैनर टू लॉफुल तरीके से करना होगा. फेयर और इंडिविजुअल का कंसर्न लेना बहुत जरूरी है. ट्रांसपेरेंट वे में ये चीज होनी चाहिए, है ना. नॉर्मल सा पॉइंट है ना. सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है, द सेकंड प्रिंसिपल स्टेट्स दैट पर्सन डेटा मस्ट ओनली बी यूज फॉर द पर्पस फॉर विच इट वॉज कलेक्टेड. ऐसा नहीं है कि सामने वाले का जो यूज किया किसी और चीज के लिए और उसका यूज कहीं और कर रहे हैं. सपोज आप सिम खरीदने गए और आपका सिम अगर आप खरीदने गए और आपका आधार कार्ड वगैरह लगता है, जो भी आपका आईडी लगती है, आपने आईडी दे दी, आपने किस लिए यूज किया उस डेटा को, आईडी खरीदने के लिए, लेकिन हो कहां यूज रहा है, कहीं और यूज हो रहा है ना. उसका कहीं और यूज बना के और कुछ भी यूज किया जा रहा है. तो ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए. सेकंड कंसर्न यहां पे, सेकंड प्रिंसिपल ये आपको याद रखना है. क्लियर. चलिए थर्ड प्रिंसिपल कहता है, थर्ड प्रिंसिपल टॉक्स ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन. ये डेटा मिनिमाइजेशन की बात करता है. इसका मतलब क्या है कि
प्रॉपर मिनिमम डेटा रिक्वायर्ड, मतलब कि आपको आपके काम के लिए जितना डेटा चाहिए आप उतना डेटा ही लें। सपोज आप लोग देखते होंगे कि आप जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें क्या बोलता है, कभी पहले जनरली ये बहुत ज्यादा होता था, वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन मांग लेगा कि हाँ आपको आप अपनी फोटो की इंफॉर्मेशन दे दीजिए, है ना, आप अपने आईडी की इंफॉर्मेशन दे दीजिए, आप अपने म्यूजिक की इंफॉर्मेशन दे दीजिए, है ना, आप अपनी कॉल की इंफॉर्मेशन दे दीजिए। अब कॉल से क्या हो जाता है, कॉल की इंफॉर्मेशन दिया, फोन लॉग की इंफॉर्मेशन दी आपने, फिर आपके सारे नंबर की इंफॉर्मेशन के पास पहुंच जाएगी, है ना। तो वो आपके मोबाइल के ऊपर एक प्रॉपर तरीके से नजर रख लेंगे, लेकिन एक्चुअल में इसकी जरूरत ही नहीं है ना। जब इसकी जरूरत नहीं है तो आप क्यों मांग रहे हो भाई, कॉल लॉग्स वगैरह की आपको जरूरत ही नहीं है। सपोज व्हाट्सअप है तो उसको कॉल लॉग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसको फोटो की क्या जरूरत है, उसको फोटो की जरूरत नहीं है। सपोज कोई ऐसा ऐप है जो फोटो एडिटिंग करता है तो उसको कॉल लॉग की क्या जरूरत है ना, तो वो नहीं ले सकता। तो डेटा मिनिमाइजेशन, जितना रिक्वायरमेंट है आप उतना ही डेटा कलेक्ट करें। थर्ड प्रिंसिपल ये कहता है। फोर्थ प्रिंसिपल क्या कहता है, फोर्थ प्रिंसिपल पुट करता है एम्फेसिस ऑन द डेटा एक्यूरेसी व्हेन इट कम्स टू कलेक्शन। तो एक्यूरेट डेटा आपको कलेक्ट करना है, कहीं से कुछ भी किसी भी तरीके से आप घुमा फिरा के डेटा नहीं कर सकते हो, तो एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। पांचवा प्रिंसिपल क्या कहता है, द फिफ्थ प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट हाउ पर्सनल डेटा इज कलेक्टेड कैन नॉट बी स्टोर्ड परपेचुअली बाय डिफॉल्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पर्सनल डेटा कलेक्ट किया और डिफॉल्ट तरीके से वहां पे मतलब एक तरीके से आ जाए। सामने वाला अगर डिफॉल्ट तरीके से उसे स्टोर करना चाहता है तो वो अलग बात है ना, लेकिन डिफॉल्टली ऐसा नहीं है कि उसने बोला और तुरंत वो डेटा आपके पास डिफॉल्ट तरीके से अपने आप कलेक्ट हो गया, स्टोर्ड हो गया, है ना। ये चीज नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो वो फिक्स ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए। एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद समय हो गया, काम हो गया, उस डेटा को आप हटा दीजिए, है ना। यूज सपोज आपने कोई ऐप डिलीट कर दिया या कुछ भी ऐसा, आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं, आपने आईडी डिलीट कर दी वहां से, तो वो डेटा फिर डिलीट हो जाना चाहिए। ये एक पॉइंट निकल के आया है। क्लियर, बहुत अच्छा पॉइंट है। पांचवा प्रिंसिपल याद रखना है आपको, फिफ्थ प्रिंसिपल, और ये हो गया फोर्थ प्रिंसिपल आपका। क्लियर। सिक्स्थ प्रिंसिपल क्या कहता है, सिक्स्थ प्रिंसिपल नोट्स दैट देयर शुड बी रीजनल सेफगार्ड। यहां पे कोई रीजनल सेफगार्ड्स होने चाहिए। नो ऑथराइज्ड कलेक्शन और प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा, कोई भी अनऑथराइज्ड जो है कलेक्शन नहीं होना चाहिए डेटा का, और प्रोसेसिंग नहीं होना चाहिए डेटा का, ये यहां पे बोला गया है। एंड फाइनली द सेवंथ प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है पर्सन हु डिसाइड द पर्पस एंड मीन्स टू प्रोसेसिंग द पर्सनल डेटा शुड बी अकाउंटेबल फॉर सच प्रोसेसिंग। जो पर्सन इसको डिसाइड करता है कि किस चीज के लिए यूज होगा, वही इस चीज का ऑथराइज्ड माना जाएगा, अकाउंटेबल माना जाएगा डेटा को रिलेटेड। तो ये सात के साथ प्रिंसिपल आपको याद रखने हैं। पीडीएफ आपको लोगों के साथ में शेयर कर ही देता हूं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। यहां पे दो वर्ड्स यूज किए गए हैं इस बिल के अंदर, वो वर्ड्स हैं डेटा प्रिंसिपल एंड डेटा फिड्यूशियरी। ये क्या होता है, डेटा प्रिंसिपल किसे कहा जाता है, डेटा प्रिंसिपल जैसे कि हम सब, आप लोग हैं, हम लोग हैं, ये हम लोग क्या है, डेटा प्रिंसिपल है। मतलब ऐसे लोग जो डेटा जो है दे रहे हैं अपना, डिनोट द इंडिविजुअल हुज डेटा इज बीइंग कलेक्टेड, जिसका डेटा कलेक्ट किया गया है उसे डेटा प्रिंसिपल कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई ऐसा प्रिंसिपल होगा, कुछ लॉ होगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हो गया पॉइंट। डेटा फिड्यूशियरी क्या है, डेटा फिड्यूशियरी कहते हैं द एंटिटी जो डेटा ले रहा है, कैन बी इंडिविजुअल हो सकता है, कैन बी कंपनी, कैन बी फर्म, कैन बी स्टेट, कुछ भी हो सकता है ना, विच डिसाइडेड द पर्पस एंड मीन्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ इंडिविजुअल पर्सनल डेटा। जो पर्पस को बताता है कि हाँ ये पर्पस से ये डेटा लिया गया है, और साथ में प्रोसेसिंग ऑफ इंडिविजुअल पर्सन को, तो ये आपको याद रखना है फिड्यूशियरी, डेटा फिड्यूशियरी क्या होता है। द लॉ ऑल्सो मेक द रिकॉग्निशन दैट द केस ऑफ चिल्ड्रन के केस में अंडर द एज ऑफ 18, जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हो जाएंगे और लॉफुल गार्जियन जो हैं, वो उन्हें डेटा प्रिंसिपल माना जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। तो डेटा प्रिंसिपल मतलब जिनका डेटा कलेक्ट हो रहा है, पहला पॉइंट। अगर 18 साल से कम का डेटा कलेक्ट हो रहा है तो उसके वहां पे कौन होगा डेटा प्रिंसिपल, वहां पे उनके पेरेंट्स या फिर लॉफुल गार्जियन जो भी हैं वो डेटा प्रिंसिपल्स का काम करेंगे। क्लियर। ये बिल ऑल्सो इंश्योर करता है एक्सेस टू बेसिक इंफॉर्मेशन इन अ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल। जो 8th शेड्यूल के अंदर लैंग्वेज स्पेसिफाई है उसके तहत आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, है ना। बिल ऑल्सो मेक इट क्लियर दैट इंडिविजुअल नीड्स टू गिव द कंसेंट देयर डेटा इज प्रोसेस्ड। एवरी इंडिविजुअल शुड नो व्हाट आइटम ऑफ द पर्सनल डाटा
a data fiduciary want to collect and purpose such collection further processing, कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारी डेटा की कहाँ ली जा रही है, उसको कहाँ यूज किया जा रहा है, कितने समय के लिए यूज किया जाएगा और कब तक रहेगा, कैसे कैसे, वो सारी चीजें एक डेटा प्रिंसिपल्स को पता होनी चाहिए कि डेटा फिड्यूशियरी जो है इस डेटा का क्या क्या करेगा, कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर रहा है, कैसे कलेक्ट कर रहा है, कौन कौन से डेटा का यूज कहाँ कहाँ कर रहा है। क्लियर। चलिए, अब 8 शेड्यूल की बात हुई है। 8 शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस हैं आपको बताना है। 22 लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल के अंदर आते हैं। इन लैंग्वेजेस के नाम आपके सामने हैं, आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं, जैसे कि आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंध, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। ये 22 लैंग्वेजेस आपको याद होनी चाहिए, बाय हार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 22 लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल के अंदर हमारे मेंशन है। ऑफ दीज 22 लैंग्वेज 14 वेयर द इनिशियली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय पे 14 लैंग्वेजेस थी। साथ में 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत सिंधी को ऐड किया गया। याद रखना है, सिंधी लैंग्वेज को कब ऐड किया गया है, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत। पहली लैंग्वेज जो ऐड होती है बाय द अमेंडमेंट वो है सिंधी। फिर कोनाकी, मणिपुरी और नेपाली को, तीनों लैंग्वेज को ऐड किया गया है किस अमेंडमेंट के एक्ट, 71st अमेंडमेंट होता है, जैसे 21st से 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया। नाउ लास्ट में फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 लैंग्वेजेस को फिर से ऐड किया गया है 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत, जो कि फोर्स में आया 2004 से। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, बेसिक सी, तो मैंने वो भी डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। राइट टू इरेज डेटा, ये भी पता होना चाहिए कि आपको कि आपका जो डेटा है अगर कहीं चला गया है तो उसको इरेज करने का भी राइट आपके पास है, कि आप चाहें तो अपना डेटा को इरेज करवा सकते हैं, हटवा सकते हैं वहां से। क्लियर। तो ये भी आपको एक राइट दिया गया है, राइट टू डिमांड फॉर द इरेज एंड करेक्शन ऑफ द डेटा कलेक्टेड बाय द डेटा फिड्यूशियरी, है ना, ये पता होना चाहिए। फाइनेंशियल पेनल्टी लग जाएगी अगर कोई भी इस ड्राफ्ट को जैसे प्रपोज किया गया है इंपोज होने के बाद सिग्निफिकेंट पेनल्टीज लगाया जा सकता है, कि अगर उसको ब्रीच करता है, कोई भी चीज को डेटा ब्रीच होता है, यहाँ पे फेल टू नोटिफाई द यूजर व्हेन द ब्रीच हैपन, और अगर फेल हो जाते हैं ये बताने से कि आपका डेटा जो है ब्रीच हो चुका है, कब यूज हुआ है, कब कैसे क्या है, हमारे पास से निकल गया, अगर ऐसा भी होता है तो भी इसके ऊपर आपके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाई जा सकती है, किसके ऊपर, डेटा फिड्यूशियरी के ऊपर। क्लियर हो गया पॉइंट। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, है ना। हम लोग सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, द नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन से ये रिलेटेड है। बहुत ही खुशी वाली बात है और बहुत ही हैपनिंग और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए, है ना, हमारे लिए प्राउड करने वाली न्यूज़ है ये। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लिफ्ट्स ऑफ फ्रॉम इसरो स्पेस पोर्ट्स। ओके, तो इसरो ने हम अपना पहला यहाँ से टेक ऑफ हुआ है, एक तरीके से लिफ्ट ऑफ हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट, है ना, मिशन प्रारंभ के तहत, ये आपको पता होना चाहिए। किस व्हीकल के अंदर, विक्रम एस नाम के व्हीकल के अंदर यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये देखिए, यहाँ पे इसरो ने ट्वीट करके भी बताया है, कितना प्यारा लगता है ना हमारा प्यारा झंडा, है ना, तिरंगा। तो इसरो ने यहाँ पे ट्वीट करके कहा, मिशन प्रारंभ इज सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड। मिशन प्रारंभ बिल्कुल सक्सेसफुली हमारा अकम्प्लिश्ड हो चुका है। क्लियर। कांग्रेचुलेशन टू स्काई रूट। क्या होता है भाई सर, ये स्काई रूट क्या है, कौन है ये, अभी तो नाम पहली बार सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, आज हम आपको ये भी बता देंगे क्या है। कांग्रेचुलेशन इंडिया एंड ऑल ऑफ यू इन स्पेस इंडिया, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ ये डेवलप किया किसके द्वारा किया जाता है, स्काई रूट इस एरोस्पेस के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। अब ये स्काई रूट इस एरोस्पेस क्या है, एक 4 ईयर ओल्ड स्टार्टअप बेस्ड ऑन द हैदराबाद स्टार्टअप है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके अंदर ये बहुत भागीरथी, इसका बहुत अच्छा पार्ट रोल प्ले किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। द रॉकेट वॉज लॉन्च विद सपोर्ट ऑफ इसरो के सपोर्ट में, और इन स्पेस के सपोर्ट के साथ इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है। डेवलप किसके द्वारा किया गया है, अगर कोई क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स के अंदर या किसी भी स्टेट पीसीएस या एग्जाम वनडे एग्जामिनेशन के अंदर आता है, तो आपको पता होना चाहिए स्काई रूट एरोस्पेस ने एक, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज स्काई रूट एरोस्पेस, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, मल्टी डायमेंशनली हम कवर कर रहे हैं। तो स्काई रूट एरोस्पेस जो है
4 साल का ओल्ड एक स्टार्टअप है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको सपोर्ट किया है इसरो और इनस्पेस ने। इनस्पेस का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए, द रॉकेट कैरिड द 3 पेलोड, ठीक है, यहां पे देखिए ये बताई दे रहे हैं, ठीक है। द रॉकेट कैरिड द 3 पेलोड बिल्ड बाय आंध्र प्रदेश बेस्ड एंड स्पेस टेक इंडिया, चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप स्पेस किड्स एंड आर्मेनियन बाजूम क्यू स्पेस रिसर्च लैब। तो इसका जो 3 पेलोड्स है वो अलग तरीके से जो रॉकेट कैरी किया है आंध्र, ये अलग अलग लोगों ने यहाँ पे बनाया है। विक्रम एस सोअर्ड टू द एल्टीट्यूड ऑफ 89.5 किलोमीटर आफ्टर इट्स लॉन्च, इतनी दूर तक ये गया, ठीक है। मेट ऑल द पैरामीटर, सभी पैरामीटर्स को मेट कर गया, प्रॉपर सक्सेसफुली ये चीज हमारी हो गई है ना। एक्सप्लेन द सैटेलाइट लॉन्च क्रूशियल रोल इन द फ्यूचर, है ना। भारत डाका जो को फाउंडर हैं ये कहते हैं कि सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ है ये क्रूशियल रोल प्ले करेगा हमारे फ्यूचर का। तो बहुत सही चीज है ये, है ना। और ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सारी ये सारी चीजें आप लोग जाके रीड करिएगा, है ना। डेवलप बाय 200 से ज्यादा इंजीनियर्स ने मिलकर इसको डेवलप किया है। विक्रम एस इज पावर्ड बाय द सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन के द्वारा ये पावर्ड मिलती है। इसको याद रखना है, सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन। ये फ्यूल जनरली पूछे जाता है, लिक्विड फ्यूल है या सॉलिड फ्यूल है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ये वैलिडिटी मेजर टेक्नोलॉजी इन द विक्रम सीरीज में बहुत ज्यादा ये आगे निकल के जाएगा, देखते हैं, है ना। बॉडी मास की बात करते हैं 545 kg की है। लेंथ की बात करते हैं 6 मीटर का लेंथ है। डायमीटर की बात करते हैं 0.375 मीटर की डायमीटर है इसकी, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। विक्रम एस इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल रॉकेट इन दिस कैटेगरी ग्लोबली। तो इस कैटेगरी में ग्लोबली ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रॉकेट बन जाता है। एटलीस्ट 150 स्टार्टअप्स जो है इसके अंदर आए थे और इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया, सारी चीजें हुई। इसके तहत जो है पवन गोयनका जी यहाँ पे बताते हैं, जो इन स्पेस के चेयरमैन हैं, तो ये चीज बताते हैं कि इसकी 150 जो है यहाँ पे लोग आए थे, स्टार्टअप्स लेके आए थे, जिनमें से कुछ जो है सेलेक्ट किए गए हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मिशन प्रारंभ, अब जब हम बात कर रहे हैं तो अब मिशन प्रारंभ भी आपको बता देता हूं। इसका एम है कैरी करना 3 पेलोड्स इनटू द स्पेस इंक्लूडिंग 2.5 kg पेलोड दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेवरल कंट्री, जो कि बहुत ही ज्यादा इनोवेशन वाला काम है ना। मिशन प्रारंभ जो है, प्रारंभ मिशन एंड द विक्रम एस रॉकेट वेयर डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप। तो हैदराबाद का जो बेस्ड स्टार्टअप है उसने इसको डेवलप किया है। एग्जिस्टिंग सपोर्ट जो है मिला है इसरो से और इन स्पेस से, आपको तो पता ही, अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे आप देखेंगे ये पिक्चर आप लोगों के सामने है, तीनों लोगों को पहचानना है। ये तीन बहुत ही हमारे देश के महान हस्तियों में से आते हैं और बहुत महान लोग होते हैं ये लोग, है ना। ये जो अगर आप ब्लू शर्ट में देखेंगे ये कौन है, ये इसरो के चेयरमैन है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो ये कौन है, ये इसरो के चेयरमैन है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। एस सोमनाथ जी इनका नाम है। साथ में ये बीच में जो है ये हमारे मिनिस्टर जी हैं, जितेंद्र सिंह, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर मिनिस्टर है, तो आपको पता होना चाहिए। जितेंद्र सिंह का नाम भी आपको पता होना चाहिए, है ना। इन स्पेस के चेयरमैन है पवन गोयनका जी। इन स्पेस के चेयरमैन कौन है, पवन गोयनका जी। ये है पवन गोयनका जी हमारे, तो ये पवन गोयनका जी हैं। ये एस सोमनाथ जी हैं और एक ये क्या है, जितेंद्र जी हैं, जितेंद्र सिंह जी, है ना। तो मैंने बताया था पर्सनालिटीज धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी, कहीं भी आप देखेंगे तो आप बिल्कुल पहचान लेंगे। चलिए आज हम एडिटोरियल सेक्शन की ओर मूव करते हैं। एंड इन द एडिटोरियल सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखिए आज एक आर्टिकल आया है, बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल है। मैं बिल्कुल आप लोगों को बोलूंगा कि 100% आप लोगों को जाके आर्टिकल को रीड करना है। वैसे में इसकी जो एक्सप्लेनेशन है लिख के भी, है ना, हैंड रिटन में भी और वैसे भी लिख के भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जहां पे मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से आर्टिकल ने एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिया है ना गवर्नर के ऊपर। जो है आप लोगों को, अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे या कहीं से भी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे आप लोग, वहां से पढ़ेंगे पावर ऑफ द गवर्नर, रूल्स ऑफ द प्रोसीजर क्या है, क्या आर्टिकल्स पढ़ेंगे वहां पे। यहाँ इस जो आर्टिकल के अंदर सभी वो आर्टिकल्स को मेंशन कर दिया गया है, साथ में स्टेटमेंट्स मेंशन की हैं और वो स्टेटमेंट जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। उन स्टेटमेंट्स की मदद से आप ये बता सकते हैं कि गवर्नर की पावर कितनी है, कहां तक है, क्या है रोल ऑफ द गवर्नर, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो इस आर्टिकल को डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा आप लोग साथ अभी यहीं पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो आर्टिकल लिखने वाले हैं काफी सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंडिया में रह चुके हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट दुष्यंत दावे जी डेवी। चलिए
ये बोलते हैं कि जो आजकल टसल चल रहा है ना कि प्रॉपर आप बोलेंगे, ये कहते हैं कि ग्रेव रीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस। मतलब क्या हो रहा है कि आज के समय पे इरोजन हो रहा है, मतलब एक तरीके से बहाया जा रहा है, इरोड कर दिया जा रहा है। किस चीज को? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस को, इन सबको क्या हो रहा है, एक तरीके से बहाया जा रहा है, बिल्कुल इरोड कर दिया जा रहा है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के द्वारा। और विटनेस है इसका, ठीक है। जैसे कि वो बात करते हैं कैग की, जैसे कि वो बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जैसे वो बात करते हैं ऑडिटर जनरल की, है ना। तो और फिर वो बात करते हैं कि कंडक्ट ऑफ गवर्नर हो, तो सम स्टेट, कुछ स्टेट्स के अंदर गवर्नर के अंदर भी यही सारी चीजें चल रही हैं, है ना। मेड अ कंप्लीट मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स लिमिटेशन। तो वो ये बोल रहे हैं कि मजाक बना के रख दिया है, बिल्कुल ऐसे डांट फटकार लगा रहे हैं एक तरीके से आर्टिकल के अंदर इनका। मतलब मैं अगर लैंग्वेज में बताऊं तो उनको फटकार लगा रहे हैं कि यार मजाक बना के रख लिया है आप लोगों ने, है ना, कि कुछ भी चल रहा है, वो नहीं करना है ना। फिर ये बोलते हैं कि अंडर आर्टिकल 153 प्रोवाइड द गवर्नर फॉर ईच स्टेट एंड बाय वर्च्यू अंडर आर्टिकल 154 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड ऑन द गवर्नर। आर्टिकल आपको यहीं की याद करवा दूंगा। अंडर आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 क्या कहता है, क्या प्रोवाइड करवाता है? प्रोवाइड करवाता है गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, हर स्टेट के अंदर एक गवर्नर होना चाहिए। ये किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? 153, 153 153 गवर्नर होना चाहिए। क्लियर? आर्टिकल 154, अब गवर्नर हो गया, ये तो गवर्नर हो गया हमारे आर्टिकल 153 के तहत। आर्टिकल 154 के तहत क्या हो जाएगा? उनको पावर दे दी जाएगी। कैसी पावर? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, पावर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर, है ना। तो वो किसके पास है? गवर्नर के पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर है, लेकिन यहां पे इस चीज को समझना है, शैल बी एक्सरसाइज हिम बाय डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर ऑफ द सबऑर्डिनेट टू अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर, इसी आर्टिकल के अंदर एक क्लॉज ऐड कर दिया जाता है, क्लॉज 2 क्लॉज ए, ठीक है। क्लॉज 2A को ऐड किया जाता है और बताया जाता है प्रोहिबिट द गवर्नर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग एनी फंक्शन। ये प्रोहिबिट करता है, रोकता है किसको? गवर्नर को, कि कोई भी फंक्शन इस तरीके से करने से। कैसा फंक्शन? कन्फर्म बाय द एग्जिस्टिंग लॉ और एनी अदर अथॉरिटी। क्लियर हुआ बात आपको? Under Article 152 Clause 2 Clause A prohibits the governor from exercising any function confirmed by existing law और any other authority। किसी लॉ अथॉरिटी के तहत अगर किसी भी काम को उनको मना किया गया है कि ये नहीं करना है, तो वो चीज यहाँ पे प्रोहिबिट करता है। पावर भी देता है 154 में और प्रोहिबिट भी करता है क्लॉज 2 के अंदर। आर्टिकल 153 क्या बोलता है? गवर्नर की बात करता है। आर्टिकल 154 क्या बोलता है? बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड ऑन द गवर्नर। गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर है। क्लॉज 2 क्लॉज ए की बात करते हैं हम 154 के, वो बोलता है, क्या बोलता है? कहता है कि जो प्रोहिबिट करता है गवर्नर को कि कुछ जो चीजें हैं, कुछ फंक्शन को एक्सरसाइज करने से प्रोहिबिट करता है, जो कि किसी लॉ के द्वारा, एग्जिस्टिंग लॉ जो अभी है और एनी अदर अथॉरिटी के द्वारा यहां पे मना किए गए, उस चीज को ये फंक्शन नहीं कर सकते। क्लियर? देन हमारा आता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 163 क्या बोलता है? कैटेगराइज करता है, प्रोवाइड करता है, कैटेगोरिकली provides that there shall be council of minister with the chief minister at the head to aid and advise the governor, है ना। क्या होना चाहिए? गवर्नर को कौन एड और एडवाइस करेगा? गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द हेड ऑफ चीफ मिनिस्टर जो है एडवाइस करेंगे। ये मेंशन है अंडर आर्टिकल 163 के तहत, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए ठीक है। एक्सेप्ट इन सो फॉर एज ही इज अ बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड एक्सरसाइज हिज फंक्शन और एनी ऑफ देम इज डिस्क्रिमिनेशन। एक्टिंग इन हार्मोनी, अब क्या कैसे काम करना चाहिए? एक हार्मोनी में काम करना चाहिए, बैलेंस बना के काम करने की आवश्यकता है प्रॉपर डेमोक्रेसी के फंक्शन के लिए, है ना। अब एक क्वेश्चन आता है, जब मैं ये बात करता हूं, आप लोग पीछे चलिए, है ना, बहुत पीछे, सन 1947 की बात कर रहा हूं, 1947 देश आजाद हो गया है हमारा। 1950 देश का कॉन्स्टिट्यूशन 1947 से 1950 के बीच में बन रहा है। उस समय एक दिन ऐसा आता है जिस दिन बात होती है गवर्नर की, कि सर गवर्नर को क्या करना चाहिए, गवर्नर को कैसी पावर देनी चाहिए, गवर्नर का इलेक्शन कैसा होना चाहिए, क्या उसे इलेक्ट करना चाहिए या उसे नॉमिनेट करना चाहिए। क्वेश्चन अराइज होता है और उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन चलता है। अलग अलग जो हमारे महानुभाव लोग हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी अपनी टिप्पणी देते हैं और चीजों को प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं। क्या बताते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले उसके पहले एक सुप्रीम कोर्ट का केस देखते हैं, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। ये डिसाइड करता है, इशू करता है, इशू इन 1974 1974 में इशू होता है और ये बताता है
द गवर्नर एक्सरसाइज ऑल द पावर एंड द फंक्शन, गवर्नर एक्सरसाइज करता है सभी पावर और फंक्शन को बाय मेकिंग रूल्स ऑफ द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग विद द आर्टिकल 166 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ पॉइंट? ये कहता है कि गवर्नर एक्सरसाइज करें अपने सभी पावर और फंक्शन को, और ये एक क्या बना सकते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स और बिजनेसेस को बना सकते हैं, मतलब बिजनेस होता है गवर्नमेंट, किस तरीके से गवर्नमेंट काम करनी चाहिए, सारी चीजें जो हैं अंडर आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द स्टेट आर्टिकल 166 के तहत ये बताया जा सकता है, बनाया जा सकता है। दीज आर कॉल्ड द रूल्स ऑफ बिजनेस, इन्हें ही हम रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं। तो रूल्स ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई आपको। देखिए, आपको आज पॉलिटी के गवर्नर टॉपिक को कंप्लीट करना है, जाना है लक्ष्मीकांत मिश्र, गवर्नर का टॉपिक उठाना है और रट लेना है, आज के आज ही कवर कर देना। आज के बाद कभी भी कोई भी टॉपिक गवर्नर से रिलेटेड आए, कोई भी क्वेश्चन आए, तो आपसे छूट के नहीं जाना चाहिए। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, आर्टिकल्स, पावर, फंक्शन, सारी चीजें याद कर लेना है। एक्सेप्शनल केसेस, पार्डनिंग पावर, सारी चीजें आपको कवर करनी है। क्लियर? ये आपका होमवर्क है ना। वेरेवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स सैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें हैं। फिर यहाँ पे बात किया जाए तो कुछ आर्टिकल्स के यहाँ पे प्रोविजंस बताए गए, आपको जाके एक बार रीड कर लेना है ना, ये सारी चीजें कि कितना है, क्या है, सारी चीज। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम टू प्रोवाइड द पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे ये बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का एम ये नहीं है कि हम एक साथ दो गवर्नमेंट बना दे, पैरेलल गवर्नमेंट बना दे। गवर्नर इज नॉट अ पैरेलल गवर्नमेंट, है ना, नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक को इलेक्ट कर रहे हैं, अगर गवर्नर को भी इलेक्ट करेंगे तो दो इलेक्शन हो जाएगा, तो फिर वहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी होगा और प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगा, इसलिए गवर्नर को नॉमिनेट किया जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट? बेसिक फिलोसफी इज दैट डेमोक्रेसी, हमारी जो बेसिक फिलोसफी क्या है, डेमोक्रेसी है। द इलेक्टेड मिनिस्टर जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्ट होता है, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलोन रिप्रेजेंट द रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट, वो सब लेंगे। ये क्लियर हो गया आपको? चलिए अब जो पास्ट में जो डिबेट की मैं बात कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तहत, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट आर क्लियर, प्रॉपर क्लियर है। 1949 में प्रोफेसर केटी साहा जी कहते हैं, आप क्या करिए, मैं आपको एक छोटा सा आपका एक टास्क देता हूं, है ना। टास्क ये है कि इतना प्यारा आर्टिकल है, आपको क्या करना है कि आपको जाना है, एक पेज उठाना है A4 साइज का, वहां पे लिख लेना है जितने भी ऐसे नाम है और उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दी है गवर्नर से रिलेटेड, वो सारी स्टेटमेंट लिख लेना। अगर आप इसमें से एक दो स्टेटमेंट भी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, अपने आंसर राइटिंग के अंदर लिख पाते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, एक अलग ही क्वालिटी वाला आंसर निखर के आएगा। क्या है ये? कहते हैं कि डिबेटिंग आर्टिकल 130, अभी जो कि आर्टिकल 154 है, कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन शुड मेक इट इंपेरेटिव अपॉन द गवर्नर टू यूज इट्स पावर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है। दैट इज टू सी on the advice of the minister as provided by subsequently clause and other parts of the constitution। इन्होंने बोला कि जो गवर्नर है शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और शुड बी इलेक्टेड। ये क्वेश्चन अभी भी क्वेश्चन मार्क बन के है, तो कैसा होना चाहिए, सारी चीजें डिस्कशन हो रहा था, ठीक है। और ये अडॉप्ट करते हैं, ये बोलते हैं कि इंस्टेट, ये कहते हैं अडॉप्टेड अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, ये कहते हैं कि अपॉइंटमेंट जो है होना चाहिए गवर्नर का प्रेसिडेंट के द्वारा। ये पॉइंट ये रखते हैं केटी शाह जी। क्लियर हो गया? प्रोफेसर केटी शाह। नाउ सेकंड हमारे आते हैं बीजी खेर। बीजी खेर कहते हैं गवर्नर कैन डू अ ग्रेट डील ऑफ गुड, गवर्नर कैन डू अ ग्रेट डील ऑफ गुड इफ ही इज अ गुड गवर्नर। एक अच्छा गवर्नर जो होता है स्टेट को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है, प्रॉपर फंक्शनिंग हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकता है। तो उन्होंने वही बोला कि एक अच्छा गवर्नर बहुत अच्छी डील कर सकता है, गुड गवर्नर बन सकता है, और ही कैन डू अ ग्रेट डील ऑफ मिसचिफ, वो मिसचिफ भी कर सकता है। अगर वो खराब गवर्नर है तो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, प्रॉपर डेवलपमेंट रुक सकता है। इन स्पाइट ऑफ द वेरी लिटिल पावर गिवन टू हिम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनको बहुत ही कम पावर दी गई, इसके अलावा भी गवर्नर के पास कुछ इस तरीके से पावर है, कुछ इस तरीके से चीजें हैं कि जो डेमोक्रेसी जो हमारा प्रॉपर फंक्शन चल रही है उसको बिगाड़ सकता है। फिर वहां पे पीके सिंह जी कहते हैं, ये क्वेश्चन राइज कहते हैं, क्वेश्चन इज अपहोल्डिंग द डेमोक्रेटिक आइडिया इज whether the interfering the governor would be upholding the democratic idea of subverting it, the would really surrender democracy।
क्लियर, ये पॉइंट याद रखिएगा। नाउ फिर ये बात करते हैं फ्रेंडली इंटरवेंशन की, बात करते हैं कि फ्रेंडली इंटरवेंशन वगैरह होना चाहिए, है ना। कौन बात करता है? पीके सेन जी इसमें कहते हैं कि फ्रेंडली इंटरवेंशन होना चाहिए, ना कि इस तरीके से कि आप प्रॉपर फंक्शनिंग को ही बिगाड़ दें। विश्वनाथ दास जी क्या क्या कहते हैं? आई हैव माई बेटर एक्सपीरियंस इन दिस रिगार्ड। आई वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस एंड आई नो हाउ द गवर्नर ऑफ माई प्रोविंस वॉज out of break my party. You can not have a democracy and autocracy function together. बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया विश्वनाथ दास जी ने। उन्होंने बोला कि जब मैं एक प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर था एक तरीके से, या प्राइम मिनिस्टर था, उस समय पे जो प्रोविंस हुए करते थे उसके जो हेड होते थे वो उन्हें प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, है ना। उस समय पे गवर्नर भी हुआ करते थे। तो उन्होंने बताया कि जो गवर्नर था वो प्रॉपर तरीके से मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, है ना। और इन्होंने कहा, एक स्टेटमेंट दी कि यू कैन नॉट हैव अ डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी फंक्शनिंग टुगेदर। ऐसा नहीं हो सकता कि एक डेमोक्रेसी और जो ऑटोक्रेसी है दोनों एक साथ साथ चले। तो दिस इज नॉट सो पॉसिबल। फिर यहां पे बी आर अम्बेडकर जी आते हैं, है ना, और ये क्या कहते हैं? अब देखिए यहां पे ड्राफ्टिंग कमिटी, सॉरी, के एम मुंशी जी का मैं आपको पहले बता देता हूं। के एम मुंशी जी कहते हैं, ऑल थिंग्स कंसिडर्ड इट वुड बी बेटर टू हैव अ गवर्नर नॉमिनेटेड एट द सेंटर हु इज फ्री फ्रॉम द पैशन ऑफ जेलिसियस लोकल पार्टी पॉलिटिक्स। ऐसे गवर्नर को अपॉइंट करना चाहिए जो कि लोकल पॉलिटिकल पार्टी से जो है एक तरीके से लोकल पार्टी पॉलिटिक्स से दूर है उससे, है ना, जेलस वगैरह नहीं है, सारी चीजों से दूर है। तो ये इन्होंने कहा। बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं, द ड्राफ्टिंग कमिटी फेल्ट दैट एवरीबडी इन दिस हाउस नोज दैट द गवर्नर इज नॉट टू हैव एनी काइंड ऑफ फंक्शन। गवर्नर के पास किसी प्रकार का कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन यूज ऑफ द फैमिलियस फ्रेजोलॉजी का यूज करते हैं, लिखते हैं नो फंक्शन विच ही is required to discharge either his discretion or individual judgment. According to the principle of new constitution, he is required to follow the advice of minister in all matter. ये अपने मिनिस्टर को सभी मैटर में एडवाइस करें, ठीक है। इस एडवाइस जो भी है उसको फॉलो करें, सारी चीजें करें और प्रॉपर वे में फंक्शन करें। क्लियर। रियल इशू आता है बिफोर द हाउस इज नॉट द नॉमिनेशन ऑफ द इलेक्शन। ये कहते हैं कि रियल इशू ये नहीं है कि क्या नॉमिनेशन होना चाहिए या इलेक्शन होना चाहिए गवर्नर का। रियल इशू ये है कि आप गवर्नर को पावर कौन सी देते हैं, प्रपोज टू गिव यू द पावर। तो पावर इज द रियल इशू। ये सारी चीजें बोलते हैं। बहुत अच्छा बी आर अम्बेडकर जी पॉइंट रखते हैं, है ना। फिर वाइल द डिबेटिंग आर्टिकल 143 जो कि अभी आर्टिकल 163 बन चुका है, 1949 में जून के महीने में प्रोफेसर केटी शाह जी कहते हैं, वट एवर मे बी द प्रोसीजर और द कन्वेंशन विद इन द कैबिनेट इट सेल्फ, हाउ द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट मे बी टेकन सो फॉर द गवर्नर इज कंसर्न। ठीक है, ये बोलते हैं कि एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, वही सारी चीजें एक तरीके से कि लोग कहे जा रहे हैं, पर आप इनकी स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा, है ना। फिर डॉक्टर बी अम्बेडकर ने जैसे आर्टिकल को डिफेंड करते हुए फिर ये बताया, द क्लॉज इज वेरी लिमिटेड टू क्लॉज except so far he is by under article of the constitution, under this article of the constitution. Therefore ये बताते हैं under article 143 will have to read the conjunction with such other article, है ना। कभी कभी क्या करना चाहिए, दूसरे आर्टिकल के साथ कंजक्शन करके हमें चीजों को पढ़ना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि एक सिंगल हैंडेडली आप पढ़ लिया और उसी को आपने मान लिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिर से बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं, आई कैन नॉट सी व्हाट सॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस दैट वुड बी कॉन्स्टिट्यूट इन द administration of the affairs of the government. All the article does it so place of the governor in a position to enable him to perform what I say, है ना। ये सारी चीजें ये बताते हैं, ड्यूटीज ऑफ एवरी गुड गवर्नर इज आउट टू डिस्चार्ज। रीड करना है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए हो जाता है। ये सारी स्टेटमेंट्स आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये एक तरीके से आप कह सकते हैं फर्स्ट सोर्स है ना। कैसा सोर्स है? फर्स्ट सोर्स है, आर्काइव है। तो आर्काइव है, ये आर्काइव है, पहला सोर्स है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। आपको ये मैंने बता ही दिया सारी चीजें, है ना। तो आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, एक छोटा सा एक आर्टिकल है, फटाफट देख लेते हैं, इसको भी खत्म करते हैं। जीएस पेपर नंबर 4 से रिलेटेड ये आर्टिकल है। आप इन्हें, आई होप आप लोग इन्हें पहचानते होंगे, है ना। इनका नाम क्या है बताइए आप लोग? जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि ये क्या है, एक आईएएस ऑफिसर है ना। उत्तर प्रदेश केडर के आईएएस ऑफिसर हैं। अभी इनको गुजरात चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बना के भेजा गया था, सीईओ गुजरात में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बना के यहां पे भेजा गया था, लेकिन अब उनसे ये फंक्शन डिस्चार्ज कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन रिवील्स यूपी आईएएस ऑफिसर फ्रॉम पोल्स ऑब्जर्वर ड्यूटी, है ना। टेकिंग अ वेरियस सीरियस व्यू
और व्हाट इज टर्म पब्लिसिटी स्टंट, इससे बोला पब्लिसिटी स्टंट है ना, मतलब इलेक्शन कमीशन तक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे डायरेक्टेड द गुजरात चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर टू इमीडिएटली रिलीव द उत्तर प्रदेश कैडर ऑफिसर फ्रॉम द पोस्ट ऑफ जनरल ऑब्जर्व फ्रॉम द अपकमिंग असेंबली इलेक्शन। ठीक है, अभिषेक सिंह जी इनका नाम है, ये अभिषेक सिंह जी हैं, है ना, और ये 2011 बीच के जो है आईएएस ऑफिसर हैं, आपको पता होना चाहिए। पोस्टिंग मल्टीपल पिक्चर, ये अलग अलग तरीके से पिक्चर को पोस्ट करते हैं, है ना, और सोशल मीडिया के अंदर। और उन्होंने बोला कि बियरिंग द प्लेग डिक्लेयरिंग द स्टेटस ऑफ जनरल ऑब्जर्वर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट में इन्होंने पोस्ट किया और बताया कि यार मैं इस तरीके से बन के जा रहा हूँ। तो एक इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने बोला कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, और इन्होंने बोला कि आप प्रॉपर इमीडिएटली लीव करिए, लीव द पोल बाउंड स्टेट को, जो पोल बाउंड स्टेट है उसे आप इमीडिएटली लीव करिए और रिपोर्ट करिए अपने पेरेंट कैडर के अंदर, जो आपका पेरेंट कैडर है वहां पे जाके आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है, तो ये आपको याद होना चाहिए। एथिकल डायलेमा यहाँ पे निकल के आता है, एथिक्स निकल के आती है कि किस तरीके से कौन सी, देखिए अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं, एक आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, एक बड़े लेवल पे जाते हैं, तो ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आपको रूल ऑफ कंडक्ट, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक ये बहुत ही सेंसिटिव सा इशू है, सेंसिटिव सा मैटर है कि इलेक्शन कहीं हो रहा है, आप किसी और स्टेट से हैं और आप अगर कहीं जा रहे हैं, इस तरीके से आप कर रहे हैं, तो आप एक पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं कि वहां पे आपको जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सब लोगों को पता चल जाएगा, अरे सर अभिषेक सर आ रहे हैं, अभिषेक सर आ रहे हैं, चलो उनके स्वागत में लग जाते हैं, है ना, अरे ये इलेक्शन करवाने वाले हैं, ऐसा है। तो आप, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना, इसलिए इन्हें हटा दिया गया है। क्लियर हुआ पॉइंट, इन्हें हटा दिया गया है। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, और हमने सारी चीजें जो है आज डिटेल में डिस्कस की हैं, और बहुत ही फ्रूटफुल सा डिस्कशन रहा है आज का हमारा, और आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करिए, कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिए, है ना, और फटाफट लेक्चर को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंडों को भी बताइए और सब्सक्राइब करवाइए, कि हम बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ एक नया इनिशिएटिव लेके आने वाले हैं, बहुत ही प्यारा सा इनिशिएटिव लेके आने वाले हैं, और एमसीक्यू वगैरह बहुत तगड़े तरीके से सॉल्व होने वाले हैं इस बार, और प्रॉपर आप मान के चलिए 10 से 15,000 एमसीक्यू हम प्रीलिम्स के पहले सॉल्व करेंगे, और जो भी उसको प्रॉपर अटेंड करेगा लेक्चर को, डेफिनेटली उसका एग्जाम निकलना तो तय ही तय है। चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से, अभी तक, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।